हेलो 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 हेलो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ सारे लोग, स्टार्ट करते हैं। आपके वीकेंड्स कैसे रहे भाई? 2 दिन छुट्टी थी आपकी। हम लोग भी हमारी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को सपोर्ट देने की। बाकी देखो थोड़ी चैलेंजिंग स्थिति है। बीकानेर में इतने दिन अपने ठीक था स्थिति, लेकिन आज फिर एक कोई पॉजिटिव मिली है महिला। और ठीक है, ये तो देखो आपसे, और अब पढ़ाई करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई इसी सीरीज में अपन। तो हमने फंक्शन से स्टार्ट कर रखे थे भाई, हम टॉपिक पढ़ रहे थे फंक्शन। ठीक है भाई, और फंक्शन में हमने ले रखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने साइन एक्स पढ़ लिया था बच्चों, कॉस एक्स भी पढ़ लिया था और टेन एक्स भी पढ़ लिया था, है ना। उसके साथ अपने फ्राइडे का लेक्चर था, उसमें अपन कर चुके हैं। उनकी डोमेन के बारे में हमने बता दिया था आपको, उनकी रेंज के बारे में हमने आपको बता दिया था, और इनका जो ग्राफ है उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया था। ये सारी की सारी बातें हम लोग कर चुके हैं भाई। ठीक है, आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और आपको जो फ्राइडे वाला लेक्चर है वो मेरा जरूर देखना चाहिए इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। रितिका गुड आफ्टरनून, कांता हेलो कांता, आप लोग भाई सारे लगे रहो। अब अपन आगे वाला जो फंक्शन है वो स्टार्ट करते हैं, और उसका नाम है cot x। तो लिखो भाई आपका फंक्शन y इज इक्वल्स टू cot x। तो नेक्स्ट फंक्शन है अपना y इज इक्वल टू cot x। ठीक है भाई, तो cot x के बारे में अपने को पता ही है भाई। जैसे आपको tan x है, tan x आप क्या लिखते हो, sin x अपॉन cos x, है ना, sin x अपॉन cos x। तो cot x क्या होता है, cot x होता है अपना 1 अपॉन tan x। 1 अपॉन tan x को मैं क्या लिख सकता हूं, cos x अपॉन sin x। अरे आगे ना, यही तो फंक्शन बन गया। अब देखो भाई, cos x हमेशा डिफाइंड है, sin x भी हमेशा डिफाइंड है, लेकिन इस cot x को डिफाइन होने के लिए sin x 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख लो भाई, sin x 0 कहां कहां होता है, तो ये मैंने sin के मैं बताया था, sin x 0 होने के लिए x बराबर क्या होना चाहिए, n पाई होना चाहिए, और जहां पर n कोई इंटीजर होगा। इसका मतलब जब मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूंगा, तो सारे के सारे रियल नंबर हो जाएं, बट जहां sin x 0 हो वो वाले पॉइंट्स को अपने को बाहर निकालना है। तो वो कौन से पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स अपने n पाई है, तो r माइनस एन पाई, जहां पर n कोई इंटीजर है। ये इस फंक्शन की क्या हो गई भैया, डोमेन हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? किसी आदमी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ कि जो cot x फंक्शन है उसकी डोमेन होगी मेरी r माइनस एन पाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? और इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है r, सारे के सारे रियल नंबर। भाई tan की रेंज क्या थी, tan x की रेंज r थी, तो ये 1 अपॉन tan x है। तो यदि कोई फंक्शन है जैसे 1 अपॉन a है ना, और जो a आपको कोई भी सारी की सारी रियल वैल्यूज देगा, a यदि सारी की सारी रियल वैल्यूज दे रहा है, तो 1 अपॉन a भी तो आपको सारी की सारी रियल वैल्यूज देगा। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल देगा। जैसे भाई a का वैल्यू जा रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो 1 अपॉन a का वैल्यू है वो भी कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें इन्फिनिटी वाले और केसेस कैसे बनेंगे, तो तुम देखो भाई, जैसे ये a की वैल्यू है, ये 0 है ना, ये यहां पर आपका -1 है, और ये यहां पर आपका मान लो 1 है। इधर ये 2 है, इधर ये 3 है, इधर ये 4 है, इधर ये -2 है, इधर ये -3 है।
एक बार आप इसको थोड़ा सा समझे, है ना, ये वाली चीज आपके आगे काम भी करेगी। एक बार मैं आपको आउट ऑफ द टॉपिक एक चीज बता रहा हूं, इसको आप बड़े ध्यान से समझना, ये आपके लिए अतिरिक्त ज्ञान है। जो आगे के जो अपने टॉपिक है ना, रेंज का टॉपिक है, फिर अपन लिमिट्स पढ़ेंगे, उसमें भी ये चीजें आपके काम आएगी। जैसे भाई ए है ना, ए कोई नंबर ए है जिसकी वैल्यू सारे के सारे रियल नंबर्स है, यानी ये देखो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यदि ये -1 है, ये इधर -2 है, ऐसे ये ए है। अब मैंने मान लो 1/a का टेबल बनाया, तो ये रहा 1/a, तो 1 है तो 1, 2 है तो ये आ जाएगा 1/2, ये 3 है तो आ जाएगा 1/3, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1/2, और इधर ये मामले आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब तुम देखो ये है 0, ये है 0। अब बड़े ध्यान से समझना भाई, तुम 1 से 0 की तरफ गए, तुम देखो मैं a और मैं 1/a की टेबल बना रहा हूं, a का वैल्यू 1 तो 1/a भी 1, यहां पे कोई बीच में जैसे पॉइंट आ गया, जैसे बच्चों यहां पे 1/2 आ गया, a का वैल्यू यदि 1/2 है तो 1/a की वैल्यू कितनी 2, यहां से आप फिर इसके पास में आए, जैसे ये 1/8 है और 0 के पास आएगा, ये 1/8 तो ये 8, ये 1/200 तो ये कितना 200। यदि a का वैल्यू सिमिलरली 1/10⁸ यानी बहुत 0 के क्लोज है, तो जो आपका 1/a आएगा वो कितना आएगा 10⁸ आएगा। यानी आप 1 से 0 की तरफ जा रहे हो, 1 से 0 की तरफ जा रहे हो, तो आपका जो 1/a है ना, वो बेटा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहां से आपको सबको ये चीज दिखाई देनी चाहिए भाई, सबको ये चीज दिखाई दे रही है क्या? हाँ अर्जुन डाल, ये चीज आपको सबको दिखाई देनी चाहिए। मैं एक बार ये चीज मिटो रहा हूं ताकि आपको ये चीज मैं और अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, तो देखो भाई, अपने सामने बात क्या निकल के आ गई? अपने सामने बात ये निकल के आ गई कि इफ वी अप्रोच टुवर्ड्स जीरो फ्रॉम इफ ए अप्रोच है ना, if a approaches towards 0 from right hand side, this implies 1/a approaches to positive infinity। ये स्टेटमेंट में बोलूं तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? देखो ये a की वैल्यू थी, 1 से 0 की तरफ आप आ रहे थे, तो 1/a किधर जा रहा था? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। अब देखो तुम, ये a 1/a, a की वैल्यू आपने रखो -1 तो ये -1, एक वैल्यू रखो आप माइनस का 1/2 तो ये -2, आप रखो 1/2000 तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? -2000। यानी आप जब इफ ए अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन 1/a अप्रोचेस टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है? देखो आप एग्जैक्टली 0 पे तो नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि यदि आपकी a की वैल्यू 0 है तो फिर 1/a तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/a को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इक्वल टू 0 तो ले नहीं सकते। इसीलिए अपन क्या है कि अप्रोचेस ये टर्म यूज करते हैं, a अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो 1/a अप्रोचेस टू 0, ये जो तीर है ना, इसका मतलब है इट विल अप्रोच टू, है ना, इस प्रकार से ये चीज हो गई। तो इसका मतलब है कि यदि a की वैल्यू आपकी यहां से एक स्टेटमेंट देखो और भी बनता है आपके लिए, कैसे? कि यदि आपका a का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तब भी जो मेरा 1/a है ना, वो -∞ से इन्फिनिटी में ही हो जाएगा। ये सारे के सारे वैल्यू ले लेगा ये। कोई समझ रहा है क्या इस बात को, या इस स्टेटमेंट में कोई गलती है? या इस स्टेटमेंट में कोई गलती है? तो यहां पर एक छोटी सी गलती है ना, इस स्टेटमेंट में एक छोटा सा मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है वो आप लोग मुझे थोड़ा सोच के बताओ। तो यदि a की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है ना, तो मैं बोल रहा हूं कि 1/a है ना, जो वो -∞ से इन्फिनिटी में होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है? एक बार आप सारे लोग मुझे बताओ तो। एवरीबॉडी, शायद वो आपको कोना दिख नहीं रहा है, सॉरी, मैं उसको यहां लिख रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं आपके लिए। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ
a बिलोंग्स टू -1 to 1, देन 1 अपॉन a बिलोंग्स टू -∞ to ∞। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ देखा मुझे। टेल मी एवरीबॉडी। बताओ देखें आप सारे लोग। किसी का कोई आंसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू फॉल्स में तो बता दो मेरे भाई। फॉल्स, ठीक है, एक आंसर आया है। तो भाई ये फॉल्स है ना, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? तो वो तुम देखो भाई, यदि a की वैल्यू, जैसे a की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। तो तुम देखो यहां क्या आएगा, यहां पे कहीं तुम्हारा -1/2 आएगा, यहां पे कहीं 1/2 आएगा, है ना। तो जैसे तुम मान लो इधर से आ रहे हो, a का वैल्यू, जैसे एक बार मैं दोबारा ले रहा हूं, देखो यहां पर मिसिंग क्या हो रहा है। जैसे a का वैल्यू 1 है तो ये 1 अपॉन a का वैल्यू 1 है, ये 1/2 है तो ये 2 है, ठीक है। और ये वैल्यू मान लो आपका 1/8 है तो ये 8 है। अब तुम ये एक बात बताओ कि जो तुम्हारा 1 अपॉन a का वैल्यू है, 1 अपॉन a का वैल्यू 1/2 कब आ सकता है? तो इसमें तो कभी 1/2 आएगा नहीं, क्योंकि 1 अपॉन a का वैल्यू यदि 1/2 आ रहा है तो इसका मतलब a का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। वो तो है ही नहीं, a का वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में है। इसका मतलब ये हो गया कि जो a का वैल्यू यदि -1 और 1 में है ना, तो जो 1 अपॉन a आएगा ना, वो आएगा मेरा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यानी -1 और 1 के बीच का कोई वैल्यू नहीं आ सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं इस बात को? आपका यदि a का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तब आपका जो 1 अपॉन a है उसमें कभी भी आपका -1 और 1 के बीच का पॉइंट आ ही नहीं सकता। कैसे आ सकता है यार? वो पॉइंट आने के लिए तो a का वैल्यू -1 और 1 के बाहर होना चाहिए, तभी आपको वो बीच के पॉइंट मिलेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए यदि आपको पता हो कि जो sin x है, जो sin x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 में होती है, लेकिन sin x का उल्टा क्या होता है? cosec x, उसकी रेंज आती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये क्यों आता है? वो इसी फैक्ट से तो आता है यार, वो बात यहीं से तो होती है, क्योंकि साइन का वैल्यू यदि -1 से 1 में है, cosec x क्या है? 1 अपॉन साइन है, और 1 अपॉन साइन की रेंज यहां से यहां आएगी। तो आप देखेंगे कि -1 और 1 के बीच का पॉइंट 1 अपॉन a में नहीं आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या एवरीबॉडी? सब समझ रहे हो इस बात को? सबको समझ में आ रहा है भाई ये बात? आई होप आपको सबको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ता हूं भाई मैं। तो अपन वापस भाई वहीं आ जाते हैं, कहां पर? वापस आ जाते हैं अपने फंक्शन जहां से स्टार्ट किया था, और वो फंक्शन था अपना भाई y = cot x। तो y = cot x है, तो हमने इसकी डोमेन की बात कर ली है। डोमेन क्या होगा? डोमेन आएगा इसका भाई, डोमेन आएगा मेरा r-n π, जहां पर n कोई इंटीजर होगा। ठीक है भाई, ओके। अपने इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी भाई? इसकी रेंज r होगी, क्योंकि जो cot x है वो मेरा 1/tan x के बराबर होता है। तो 1/tan x के बराबर होता है
तो tan की वैल्यू r दे रहा है तो 1/10 भी r ही देगा। ठीक है भाई, अब अपन बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की, है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लो भाई आपको इसका ग्राफ बना देते हैं। तो अब देखो n पाई पे ये अनडिफाइंड है, यानी ये रहा 0, ये रहा पाई, ये रहा मेरा 2 पाई, इसमें अनडिफाइन आएगा ये माइनस पाई, ये रहा मेरा माइनस का 2 पाई, यहाँ बीच में कहीं π/2 है, यहाँ बीच में कहीं 3π/2 है, यहाँ बीच में कहीं माइनस π/2 है। इस प्रकार से ये माइनस का 3π/2 है ना। कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। अपने को बताया 0 पर अनडिफाइंड है, तो इसको आप अनडिफाइंड के लिए डॉट 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 दिखा दो। पाई पे भी इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू ही नहीं है, तो डॉट 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 दिखा दो। 2 पाई पे भी डॉट 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 लाइन की 0 पर ये वैल्यू अनडिफाइन होगी। ठीक है, π/2 अपने को बताया कि tan π/2 कितना, अपने को बताया भाई, अपन सारे जानते हैं कि cot π/2 कितना होता है, cot π/2 0 होता है। तो ये रहा मेरा 0, ये रहा 0। ठीक है, π/2 के बाद में ये वैल्यू कौन सी क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में tan नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये जो ब्रांच आती है वो कुछ ऐसी आती है। अरे भाई आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसी आएगी। सिमिलरली ये ब्रांच आएगी तो वो भी ऐसी आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी तो भी वो ऐसी आएगी। ये मेरा ग्राफ रहता है बच्चों कोटेक्स का। ये कोटेक्स का ग्राफ आपको सबको क्लियर होगा कि नहीं हुआ? नहीं क्लियर है तो सिंपल सा तरीका है, क्योंकि कोटेक्स का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1/10x के बराबर है। आप क्या करो, tan के कुछ पॉइंट्स ले लो, कोट के कुछ पॉइंट्स ले लो, उनको आप आपस में प्लॉट कर लो। प्लॉट करके देखोगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। अरे भाई आया कि नहीं आया? तो अब अपन इसमें कुछ 2-3 बातें और कर लेते हैं भाई। तो आपको पता ही है कि जो y इक्वल टू कॉट एक्स, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू है कॉट एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉट ऑफ माइनस एक्स, और वो किसके बराबर आता है, माइनस कॉट एक्स के। वो किसके बराबर हो गया, माइनस एफ एक्स के। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। आपको सब कुछ समझ आना चाहिए। इस फंक्शन का पीरियड, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है। तुम देख लो पाई का जो लेंथ है, कोई भी एक इंटरवल उठा लो तुम, जैसे 0 से पाई वाला ये वाला एक एरिया उठा लो, ये पूरा पोर्शन उठा लो, इस पूरे पोर्शन को लेफ्ट एंड राइट आप रिपीट कर दो, पूरा का पूरा कोटेक्स का ग्राफ आ जाएगा, है ना। पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर के नेगेटिव इन्फिनिटी सब जगह यही पोर्शन रिपीट हो रहा है, तो आपका पीरियड इसका पाई हो गया। ठीक है, ओके। फिर आपसे कोई पूछे कि cot x इक्वल टू 0 कब है भाई, cot x इक्वल टू 0 कब होगा, तो cot x की वैल्यू क्या होती है, वो होती है cos x अपॉन sin x। वो 0 कब होगा, जब cos x 0 होगा। और cos x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है, π/2 का ऑड मल्टीपल। तो ये आ गया मेरा cot की वैल्यू 0। किसी को कोई दिक्कत यहां से, तो cot x इक्वल टू 0 कब होगा, जब x का वैल्यू π/2 का ऑड मल्टीपल होगी। जब वो π/2 का ऑड मल्टीपल होगी तो cot आपका 0 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है भाई? यहां पर किसी आदमी को कोई इशू नहीं है? ओके, तो ये बात हो गई अपनी बच्चों cot फंक्शन के बारे में। अगला फंक्शन लेते हैं अपन sec x और cosec x। इन फंक्शन को बहुत अच्छे से समझें भाई आप लोग, कौन कब पॉजिटिव हो रहा है, कब नेगेटिव हो रहा है, कब इसकी वैल्यू 0 है, कब कैसी है, क्यों है, कहां से है, ये सब कुछ आपको बच्चों पता होना चाहिए। यदि आप आगे अच्छा स्कोर करना चाहते हो कंपटीशन में भी, आगे अपना कैलकुलस का जो भी पोर्शन पढ़ेंगे उसमें आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन अपन पढ़ते हैं y इज इक्वल टू sec x। sec x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/cos x। तो सिंपल सी बात कर लो भाई डोमेन की, डोमेन के लिए ये क्या 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x इक्वल टू 0 कब होता है, जब x इक्वल टू क्या हो, 2n+1 π/2। अरे हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो sec x का जो डोमेन है वो क्या हो गई बच्चों, इसकी डोमेन हो गई सारे के सारे रियल नंबर, लेकिन जहां पर cos 0 हो रहा है वो मुझे पॉइंट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये हो गई इसकी डोमेन। अरे हाँ कि ना। और ये चीज मैंने अभी आपको समझाई थी
कि अपने को पता है कि जो cos x की वैल्यू है वो कहां से कहां वेरी करती है, -1 से 1 में वेरी करती है। तो जो 1/cos x है जो कि sec x के बराबर आएगा वो कहां से जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। यही क्या हो गई इसकी, यही sec x की रेंज हो गई। ये हमने आपको अभी पिछले वाले टॉपिक में ही ये बात आपको समझाई थी कि ये कैसा, क्यों, कहां से, कब, कैसे, क्या हो रहा है, सब कुछ आपको बता दिया था। प्रियांशी चौधरी, हेलो। हाँ हेलो भाई प्रियांशी, कैसे हैं आप? सब आपको समझ में आ रहा है? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पीछे वाले सारे के सारे जो 8-10 लेक्चर्स हैं वो आप सारे देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई फील लाइक यू आर न्यू हियर, है ना, वट एवर इट इज, लेट्स सी। ठीक है भाई, रही बात इसके फंक्शन की। अनीता, धनराज चौधरी, हाँ हेलो धनराज भाई, गुड इवनिंग प्रियांशी। अब देखो भाई, आप लोग डोमेन निकाल ली, रेंज निकाल ली, अब अपन इस फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं फटाक से। आ जाओ भाई। वैसे ये चीजें तुम 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी क्योंकि अपन आगे अब बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं ना, तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री की सारी बातें आपको आनी बहुत जरूरी है ना। इसका फॉर्मूले वगैरह जो भी है ट्रिग्नोमेट्री के, वो एक बार आप 11th में जाकर के सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर डालो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई मैथमेटिक्स का टॉपिक नहीं है जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं होता। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आप बिल्कुल सारी की सारी रिवाइज कर ही डालो। मैं तो यहां पर आपको फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है। प्रदीप खुशवाला, गुड आफ्टरनून प्रदीप, आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। चलो भाई, अपन y = sec x का ग्राफ बना डालते हैं। तो sec x का ग्राफ बनाओ भाई। तो अपने को पता है कि ये रहा अपना पॉइंट y = 1 और ये रही लाइन अपनी y = -1, क्योंकि इनका वो जो वैल्यू है ना वो 1 और -1 के तो हमेशा बाहर ही होगा, इसके अंदर तो ये ग्राफ आएगा नहीं, क्योंकि वैल्यू हमेशा -∞ से -1 और 1 to ∞ रहेगी sec की, ठीक है। और ये डिफाइन कहाँ नहीं है, जो π/2 का ऑड मल्टीपल है जहाँ चाहते हो, यहाँ कहीं मेरा π/2 आएगा, यहाँ पे कहीं पाई आएगा, यहाँ पे कहीं 3π/2 आएगा, यहाँ पे कहीं 2π आएगा, ठीक है। यहाँ देख लो भाई, तुम्हारा -π/2, यहाँ पे आ जाएगा -3π/2 और -π/2 नहीं, यहाँ कहीं -π आएगा, -3π/2 और ये -2π, ठीक है भाई। अब अपने को पता है ये अपना x = 0 है, तो x = 0 पे cos x = कितना होता है, 1 होता है, तो sec x भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x = 0 पर y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और इनके ऊपर तो ये अनडिफाइन होगा, अरे हाँ कि ना, π/2 -π/2 ऑड मल्टीपल पर अनडिफाइन क्यों है, क्योंकि वहां पर cos है, cos का वैल्यू वहां पर 0 है, cos का वैल्यू 0 है, तो ये sec x अनडिफाइन होगा। ओके, वेरी गुड। अब तुम देखोगे 0 से π/2 की तरफ जा रहे हो, अब π/2 पर x = जैसे लिया π/2, तो cos x की वैल्यू कितनी होती है, cos x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 0, तो जो sec x है वो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड का मतलब है कि वहां पर लाइन नहीं आएगी, तो ये ब्रांच कुछ इस प्रकार से आगे फैलेगी, ये भी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आगे जाएगी। ओके, पाई है, cos पाई कितना होता है, -1, तो sec पाई कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये मेरी ब्रांच कुछ ऐसे जाएगी। अरे भाई जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी, किसी को कोई दिक्कत, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब तुम देखो cos 2π और 2π + π/2 ये कितना हो गया, 5π/2 हो गया, तो 2π पे 0 होता है, तब ये वाली ब्रांच मेरी कुछ ऐसे जाएगी, है ना। अब ये ऑल्टरनेटिवली, अब आप सारे शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे कि ये जो ब्रांच है वो कुछ ऐसी जा रही है। तो ये ग्राफ बनेगा मेरा किसका, y = sec x का ग्राफ ऐसा बनेगा। कार्लोस, ओ हाँ भाई कार्लोस, कैसे हो? ये कार्लोस किसका नाम था, वो एक सीरियल आता था ना, आंखें सीरियल में जो विलन था उसका नाम कार्लोस था ना, डेंजरस नेम, मेरे बचपन में देखता था वो सीरियल आंखें। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगाहबान है आंखें बचपन का सीरियल है, आजकल तो नहीं आता होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो भाई, अब तुम एक चीज नोटिस करना भाई,
-π/2 से लेकर के 3π/2 तक का पोर्शन तुम देखो, ये लेंथ कितनी है टोटल, ये लेंथ मेरी 2π है, क्योंकि यहाँ 3π/2 ये π/2, ये लेंथ पूरी 2π है। अब ये जितना पोर्शन है ना -π/2 3π/2, इसी पूरे के पूरे पोर्शन को आप लेफ्ट एंड राइट आप रेप्लिकेट करते जाओ, पूरा ग्राफ बन जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं अपन पीरियड। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना आ गया, इस फंक्शन का पीरियड 2π आ गया। और अपने को पता है कि sec ऑफ -x किसके बराबर आता है, sec x के ही बराबर आता है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये एक इवन फंक्शन है। अरे हाँ कि ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। कोई दिक्कत है किसी को? चलो भाई, sec x यदि आपके क्लियर हो गया है तो लास्ट फंक्शन आज का, और वो है आपका cosec x। तो लिखो भाई cosec x। तो sec x तो हो गया है, अगला लिखिए आप भाई cosec x। लिखो भाई आप ये फंक्शन cosec x। सर कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, बधाई हो आपको, आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहें, कोई डाउट नहीं आएगा। आगे देखो भाई आप इसमें, आगे यदि आप देखोगे तो वो अगला फंक्शन है y = cosec x, और वो किसके बराबर होता है, वो 1/sin x के बराबर होता है। तो ऑब्वियस बात है, जब मैं इसके डोमेन की बात करूंगा तो साइन 0 नहीं होना चाहिए, और साइन 0 कहां होता है, n π पे होता है। तो डोमेन इक्वल हो गया r - n π। अब मैं थोड़ी चीजें फास्ट लिखूंगा भाई। अब मेरे को बात करनी इसके रेंज की, तो रेंज देखो भाई, रेंज क्या होगी, वो साइन की वैल्यू -1 से 1 में है, तो cosec x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अरे हाँ कि ना, बात आती है इसके ग्राफ को लेकर के, तो ये लो भाई इसका ग्राफ, फटाफट बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका ग्राफ भी वेरी इजी। तो अगेन मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मेरे भाई, तो देखो आप इसका वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में तो नहीं हो सकता, तो आप 1 और -1 वाली जो लाइन है ना, उसको पहले से ही सेपरेट आउट कर दो कि भाई वहां पे तो ये ग्राफ आएगा ही नहीं, ठीक है। n π पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे कहीं π/2 आएगा, यहाँ कहीं पाई आएगा, यहाँ पे कहीं 3π/2 आएगा, यहाँ पे कहीं 2π आएगा। तो आप पहले एक्स एक्सिस की मार्किंग करो, ग्राफ बनाना बहुत आसान काम है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कहीं -π/2 है, यहाँ पे कहीं माइनस का पाई है, यहाँ पे कहीं -3π/2 है, और ये कहीं -2π है। तो अपने को पता है कि sin π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो cos π/2 तो cosec π/2 भी कितना होगा, वो भी 1 ही होगा। अरे आगे ना, और पाई के ऊपर ये डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ब्रांच आएगी ना, वो ब्रांच बच्चों कुछ ऐसी आ जाएगी। समझ गए आप इस बात को। sin 3π/2 कितना होता है, तो sin 3π/2 -1 होता है, तो ये पॉइंट यहां पे कहीं आएगा, तो ये लो भाई, ये ब्रांच कुछ ऐसे आ जाएगी। सिमिलरली तुम यहां पे देखोगे कि भाई -π और -2π पर तो ये अनडिफाइंड है, तो -π/2 पर वैल्यू कितनी, -1, तो ये रहा 1, तो -3π/2 पर वैल्यू कितनी, 1, तो ये ग्राफ रहा कुछ ऐसा, इस प्रकार का ग्राफ आ जाएगा। अब तुम देखो 0 से 2π वाला जो है ना, ये इतना पोर्शन उठा लो, और यही पोर्शन तुम लेफ्ट एंड राइट चारों ओर, दोनों ओर आप इसको रिपीट करते जाओ, पूरा पूरा ग्राफ बन जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियड आ जाएगा 2π, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, तो कोसेक खुद कैसा हो जाएगा, ये भी एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। अरे भाई यहाँ की ना, आपको कोई बोले कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू पता नहीं कहीं पाताल में जा रही है, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट है। आपको कोई बोले कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी आसमान छू रही है, तो इसका मतलब वो भी डज नॉट एग्जिस्ट है। आपको बोले कि इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स का मतलब क्या है कि कोसेक एक्स आपका 0 कब हो रहा है,
तो ग्राफ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कोसेक एक्स कभी भी 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स भी डज नॉट एग्जिस्ट होंगे, इसके कभी रूट्स आएंगे ही नहीं। रूट्स नहीं आने का मतलब है कि कोसेक एक्स का वैल्यू कभी भी 0 होगा ही नहीं। आप एक्स का चाहे कितना भी वैल्यू रख लो, कोसेक एक्स आपका कभी 0 नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप इन बातों को? ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, आपको सबको समझ में आनी चाहिए। यदि किसी को नहीं समझ में आ रही है तो मुझे बताओ। एक बार जो बच्चे सारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, एक बार लाइक बटन दबाओ भाई, सबके सब इस वीडियो को लाइक करो। आप जितने भी बच्चे हो सारे के सारे लोकेश सर के वीडियो को बहुत लाइक करते हो, मेरे वीडियोस को आप लाइक ही नहीं करते हो यार, गलत बात है, ये धोखा है ये है। मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ जितना लोकेश सर कर रहे हैं, उनके वीडियो को तुम धनाधन लाइक करते हो, मेरे वीडियो पे लाइक आते हैं इक्के दुक्के, गलत बात है। लाइक करो सारे के सारे लोग, हमारे कंपटीशन क्रिएट हो गया यार, लाइक करो इसको सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ेंगे अपन। तो अब आप मुझे फटाफट फटाफट कुछ सवालों के जवाब दो आप, है ना भाई। लेट्स स्टार्ट। फाइंड डोमेन, सवाल है आपके लिए, आपको डोमेन निकालनी है। पहला फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या भाई, स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स माइनस 2। इसकी डोमेन आपको बतानी है मुझे। डोमेन बताओ, देखे इसकी, इस फंक्शन की डोमेन बताओ आप सारे लोग। डोमेन बताओ इसके सारे लोग। क्या आ रही है भाई इसकी डोमेन? तो देखो भाई, अपने को पता है कि साइन एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा कहां से कहां रहेगा, -1 और 1 के बीच में रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स का वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटा है। तो साइन एक्स माइनस 2 कैसा नंबर है, ये तो हमेशा एक नेगेटिव नंबर है, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या आ गई, इसकी डोमेन आ गई x बिलोंग्स टू फाइव। x बिलोंग्स टू फाइव का क्या मतलब है कि ऐसा x का कोई वैल्यू ही नहीं है जो इसको डिफाइन कर दे, मतलब ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
क्योंकि इसकी डोमेन ही फाई है। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? साइन की वैल्यू आप एक्स कुछ भी रखो, साइन की वैल्यू -1 और 1 में रहनी है, आगे मैंने -2 कर रखा है, तो वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, और स्क्वायर रूट के अंदर आप नेगेटिव नंबर लिख नहीं सकते, इसलिए इसको डोमेन क्या आ गई? डोमेन आ गई इसकी मेरे बच्चों फाई। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। फंक्शन है आपके सामने एफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर 2 माइनस साइन एक्स प्लस इधर है स्क्वायर रूट के अंदर कॉस एक्स -3। ये पूरा एक फंक्शन है। इसकी डोमेन बताओ, तो इसकी डोमेन बताओ आप सारे लोग, एवरीबॉडी। अब बताओ देखें इसकी डोमेन आप सारे लोग। सर कौन सा चैप्टर है ये? बच्चे ये 12th क्लास का पहला चैप्टर है फंक्शंस। ये मैं बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मैं IIT JEE के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। तो आपका 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है फंक्शंस, और वही चल रहा है ये। इसके हमारे ऑलरेडी 8-10 लेक्चर हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाओ, फंक्शंस 12th मैथ्स करके डालो, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारे के सारे लेक्चर दिख जाएंगे लेक्चर वाइज, वो सारे के सारे देखो, आप सब समझ आ जाएगा आपको। कांता का क्या मैसेज आया है? 1 to √3। देखो भाई, देखते हैं। तो देखो भाई 2 माइनस साइन एक्स, अपने को पता है कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? -1 और 1 में रहती है। सिमिलरली कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो भी -1 और 1 में रहती है। अरे हाँ कि ना? तो तुम देखो 2 माइनस साइन एक्स, तो 2 में से साइन वैल्यू हमेशा 1 से छोटी है, तो 2 माइनस साइन एक्स तो हमेशा कैसा है? एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस साइन एक्स तो ऑलवेज डिफाइंड है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड। इसमें तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एक्स का कोई भी वैल्यू रखो, ये वाला जो पार्ट है वो तो हमेशा डिफाइंड है। लेकिन जो cos x -3 है वो हमेशा एक नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि cos की वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में है। इसका मतलब ये होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ cos x -3 इज ऑलवेज अनडिफाइंड, ये कभी भी डिफाइंड नहीं हो सकता। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ना इसकी डोमेन आएगी x बिलोंग्स टू r। अरे भाई x बिलोंग्स टू r आने से ये पोर्शन तो डिफाइन है, लेकिन ये पोर्शन डिफाइन नहीं है। लेकिन जब मैं फंक्शन की बात करूंगा तो मेरा पूरा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक पार्ट डिफाइंड है एक पार्ट अनडिफाइंड है। तो डिफाइंड है तो सब डिफाइंड है, अनडिफाइंड है तो पूरा ही अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो भी आएगी मेरी x बिलोंग्स टू फाई। इस फंक्शन में भी कोई भी x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। इन छोटी छोटी बातों का आप सारे बच्चे ध्यान रखो भाई, ध्यान रखोगे इन छोटी छोटी चीजों का। इन छोटी छोटी चीजों का आप यदि ध्यान रखोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आपके लिए बच्चों होमवर्क के लिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सारे के सारे बच्चे ये जो 2 क्वेश्चन है वो करके लेके आना। पहला क्वेश्चन है, लिखो फाइंड डोमेन। किसकी डोमेन बतानी है आपको? डोमेन बतानी है स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स -1/2, इसकी डोमेन बतानी है। दूसरा जो आपका है वो है सॉल्व। किसको सॉल्व करना है? सॉल्व करना है साइन एक्स इक्वल टू x/10। ये तो आपका इसकी तो डोमेन निकालनी है, और ये आपकी एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, है ना। आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन।
इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं ये बताना है और इसकी आपको डोमेन बतानी है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग कल घर से सोल्व करके लाएं। ये वीडियो अपलोड आंसर नहीं आ रहे हैं, है ना, ये अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब तुम घर पे कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो ऐसा मत करो, फायदे में रहोगे। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त होती है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे यदि जिंदा रहे तो।